देन हेड ही अंदर जाएगा। द सेकेंड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है द इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है। देन होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नेक में होगा, ठीक है, हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस होगा। देन आपको मिलती है बॉडी या फिर मेड पीस, और मेड पीस या फिर बॉडी में आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मार्क किया गया है। देन इज योर एंड पीस। एंड पीस में आपको मिलता है टर्मिनल डिस्क, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टेल। टेल क्यों यूज करते हैं? टेल इज फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम FNS टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 22 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है, सो कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। अच्छा, आप लोगों की एक कन्फ्यूजन होती है कि सर कितने परसेंट MCQs रिपीट हो रहे हैं। सर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सेंटर से टेस्ट देकर आ रहे होते हैं वो तो कहते हैं कि सर 75% तक MCQs रिपीट हो रहे हैं। सर इट्स मीन मोस्ट ऑफ द MCQs आर रिपीटिंग। सो आपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने बुक्स लाजमी पढ़ने हैं, वो आपने स्किप नहीं करने। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट कर। फर्स्ट MCQ इज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल। एंगल आपको पता है, सिंपल इसे थीटा कहते हैं, विद स्पीड v। फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल शुड बी। यहाँ पर इस MCQs को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस MCQs को हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इन। हमने वो एंगल बताना है जिस पर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। सो वो आपको पता है वो 45 डिग्री है। बाज़ औक़ात ये MCQs आ जाता है कि आपने वो एंगल बताना होता है जिस पर प्रोजेक्टाइल का जो फ्लाइट होता है वो सेम हो। सो वो होता है 90 डिग्री। और अगर सपोज करें आपको ऑप्शंस में 90 डिग्री ना दिया हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हो, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। अगर आपसे मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज पूछ लिया जाए 145 पर है। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ औक़ात प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल के टोटल कितने कंपोनेंट्स है। तो प्रोजेक्टाइल को आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। की नंबर 2 इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। So first of all आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझना होगा that what is isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपल आप नेम से ही जान सकते हो। आइसो मीन सेम एंड थर्म्स मीन टेम्परेचर। मीन सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने चेंज नहीं लाना। सो जब एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके टेम्परेचर में आप चेंज ही नहीं ला रहे हो, उसका टेम्परेचर सेम है, सो इट्स मीन कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी या फिर जो उसके इंटरनल टेम्परेचर होगा इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रहेगा? लेट्स सपोज मैंने कहा ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, कोई बीकर है। इस बीकर के अंदर आपने रखी है टी। टी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टाइम पर जब आपने टी इसमें डाली, अब बाहर से ना तो कोई आपने केस जलाई है ना फिर आप इसको हीट दे रहे हो, सो लाजमी सी बात है जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। द सेकंड प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम एंड बैरिक मीन प्रेशर। सो एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसको हम नाम देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस का। यहाँ पर दिया भी गया है कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर यही स्टेटमेंट होगा और इंटरनल प्रेशर के बारे में पूछ लिया जाएगा, सो वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह आइसोकोरिक प्रोसेस में कोरिक मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये नेम थोड़ा सा चेंज रहेगा। सो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हो, बाहर से ना हीट देते हो ना आप उसको प्रेशर देते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस में तमाम चीज़ें कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पर एनर्जी जीरो। नंबर 3 इज two capacitors of 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series. Their equivalent capacitances. So capacitance होता क्या है? कैपेसिटेंस हम कैपेसिटर की उस एबिलिटी को कहते हैं। मीन्स हम कहते हैं कि कैपेसिटर कितने चार्ज थ्रो कर रहा। इट्स द कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक कैपेसिटर। अब जब भी आपको सीरीज में कैपेसिटर्स को ऐड करना हो, तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/C1 + 1/C2। C1 आपका क्या है?
4 माइक्रोफेराड से हो जाएगा 1/4 प्लस C2 क्या है 6 माइक्रोफेराड से हो जाएगा 1/6। सो हम क्या लेंगे, इसका LCM लेंगे। तो जब आप 4 और 6 का LCM लेते हो तो ये राउंड अबाउट आ जाता है 12। ठीक है, 12 आपका LCM आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, 1/4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 12 एंड 1/6 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ पर आप कैंसलेशन करेंगे, फिर इसको आपस में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 3/12 प्लस 2/12। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आपस में आ जाएगा 5/12 एंड 5/12 जब इसको आप माइक्रोफेराड में चेंज करेंगे तो राउंड अबाउट 2.4 आएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एंड क्यू नंबर 4 इज एसीटोन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट डिफरेंट। सो अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया था, क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। क्यूमीन प्रोसेस स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, फिनॉल से रिलेटेड है। बट जब आप क्यूमीन प्रोसेस करते हो तो जब एंड प्रोडक्ट आप देखते हो तो एक तो आपको फिनॉल मिलता है प्लस आपको एसीटोन मिलता है। सो क्यूमीन प्रोसेस में आप एसीटोन को एज अ बाय प्रोडक्ट गेट करते हो। ठीक है, सो क्यूमीन प्रोसेस था क्या, क्यूमीन प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो सो लास्ट में आपके साथ एक फिनॉल बन जाता है एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज एसीटोन। और इस प्रोसेस को हम हॉट प्रोसेस भी कहते हैं। सो अगर पेपर में आ जाए सो कंफ्यूज नहीं हो। एमसीक्यू नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सो अल्कोहल के आपने मेनली 3 टाइप्स पढ़े होंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये आपके अल्कोहल के 3 टाइप्स है एंड these are separated by a test which is known as Lucas test। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे कीटोन। अब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स मींस अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे कीटोन्स की प्रोडक्शन होगी। अगर यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया जाता सो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। इसके बरकस अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो इससे प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन की रिडक्शन करते हो तो इससे प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल। एमसीक्यू नंबर 6 इज इन क्यूमीन प्रोसेस फिनॉल इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद। सो ये तो प्रोसेस आई थिंक सो हर एक्सपीरियंस में रिपीट होता है। और जब भी आप क्यूमीन प्रोसेस करते हो तो इससे फिनॉल प्लस एसीटोन ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंड में कहीं पर दिया भी होगा, नहीं यहाँ पर नहीं दिया गया। बेसिकली ये पूरा होल प्रोसेस तो है आज जी यहाँ पर दिया गया, ये फिनॉल है और ये आपका एसीटोन। एमसीक्यू नंबर 7 इज प्राइमरी एमाइंस आर प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय। सो प्राइमरी एमाइंस को हम डिफरेंट तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी जो मेन मेथड है वो है गैब्रिएल फ्थाल्माइड सिंथेसिस। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ एंड यू हैव टू नोट इट। ठीक है, नोट ज़रूरी है, आपने नोट लाजमी करना है। पहले आप क्या करते हो, एफ्थलमाइड को पिक करते हो। एफ्थलमाइड क्या है, जब आपके फिनॉल के साथ आपको एक कौन सा रिंग मिल जाए, C डबल बॉन्ड ओ N2NH2। ठीक है, ये आपको जब मिल जाए C डबल बॉन्ड ओ N2NH2 तो दिस इज नोन एज एफ्थलमाइड। ठीक है, नहीं आपको एक एमाइड बाइंड नजर आएगा फिनॉल के साथ और इसको आप ट्रीट करते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो ये जो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है ना, दिस इज नोन एज पोटाशियम ऑफ्थल्माइड। पोटाशियम ऑफ्थल्माइड हम इसके इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम आके बाइंड हो जाता है। पोटाशियम ऑफ्थल्माइड को आप क्या करते हो, आप इसको ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड क्या है, R∗X के साथ, यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, जो आप इसको R∗X के साथ ट्रीट करते हो तो इससे प्रोड्यूस हो जाता है एन अल्काइल एफ्थल्माइड। एन अल्काइल एफ्थल्माइड के साथ साथ आपको मिलेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया और जब एन अल्फ्थलमाइड की प्रोडक्शन हुई सो यहाँ पर वो दोबारा रिलीज हो गया। और जब इसकी आप मजीद प्रोसेसिंग करते हो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एन अल्काइल एफ्थलमाइड को दिन आप ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, सो इससे आपके साथ प्राइमरी अमीन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, प्राइमरी अमीन की बेसिकली जिसे आप कहते हैं। सो ये बेसिकली इसका मेन तरीका है गैब्रिएल एफ्थलमाइड सिंथेसिस। इसके अलावा अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें तो इससे हम तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम वर्ल्ड रिएक्शन की बात करें
तो इससे आप अल्केन्स की प्रोडक्शन करते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट गोल्ड सिंथेसिस, so इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच पार्ट ऑफ दिस फॉर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर मैंने स्पर्म की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है वो ऐड की हुई है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर ले, सो हेड में आपको मेनली 3 चीज़ें कनेक्ट नज़र आएंगी। एक्रोसोम जिसके पास एंजाइम होता है, ये एक के साथ जाके बाइंड करेगा और एक के सेल वॉल को खत्म करेगा, देन हेड ही अंदर जाएगा। द सेकेंड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है द इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है। देन होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नेक में होगा, ठीक है, हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस होगा। देन आपको मिलती है बॉडी या फिर मेड पीस, और मेड पीस या फिर बॉडी में आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मार्क किया गया है। देन इज योर एंड पीस। एंड पीस में आपको मिलता है एक टर्मिनल डिस्क, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टेल। टेल क्यों यूज करते हैं? टेल इज फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग। अब यहाँ पर आप देख ले विच पार्ट ऑफ दिस फॉर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा ये होता है मिडल पीस में या फिर बॉडी में। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी की प्रोडक्शन। स्किल नंबर 9 इज इन प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इससे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अलावा जितने भी प्लांट्स, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, ब्रायोफाइट्स हो, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, जब भी पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख ले, सो ये बेसिकली आपका स्टेमन है, एंथर है, फिलामेंट है, जो पोलन आपके जो मेल पार्ट है ये उसके हिस्से होते। इससे क्या होता है, पोलन ग्रेन आके फॉल कर जाता है फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहे हैं स्टिग्मा है। तो जब पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा पर आके गिरेगा तो इससे प्रोड्यूस हो जाती है क्या? एक पोलन टीथ। यहाँ पर आपको ओव्यूल मिलता है। सो एक स्पर्म आके ओव्यूल यानी एक के साथ फ्यूज होके एम्ब्रियो बना लेता है, और जो दूसरा आपका स्पर्म होता है ना, वो आके यहाँ पर 2 मेल गमीट्स और होते हैं, उसके साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना लेता। सो एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म इज योर स्टोरेज फूड। एंडोस्पर्म जब आपका जाइगोट बनेगा, जब आपको एम्ब्रियो बनेगा, सो वो इसको एनर्जी देता है। सो एक स्पर्म आके, देखिए वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अगर मैं पूरा समझाने लग जाऊँ ना तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने इन शॉर्ट्स आपको समझा लिया कि इसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 10 इज Which layer of uterus is shed during menstruation? So मेंसेस आपको पता है हर फीमेल को 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मेंसेस आते हैं। ब्लीडिंग होना वेजाइना से, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंसेस। बेसिकली आपको पता है कि फीमेल में एक की प्रोडक्शन होती है, हर मंथ में होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर शादीशुदा ना हो, लेकिन एक की प्रोडक्शन होना ये हर फीमेल में कॉमन है। अगर किसी फीमेल में एग नहीं बन रहा, अगर किसी फीमेल के मेंसेस नहीं आ रहे, इट्स मीन वो एबनॉर्मल है, उसके साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है। सो एक का बनना जरूरी है। अब एक को स्पर्म मिला नहीं, वो फीमेल जो शादीशुदा है नहीं, सब ये जो एक है इसके साथ जो आपके यूट्रस का इंटरनल वॉल है एंडोमेट्रियम, ये आएगा और एक आएगा, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग फीमेल से बाहर आता है। और कॉमन मेंसेस कितने डेज के लिए होते हैं? वो राउंड अबाउट होते हैं 7 से। क्वेश्चन नंबर 11 इज if Ahmed walks towards north then turns left, he's currently facing which side? So अहमद जो है वो इसका करंट डायरेक्शन किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। सो अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, लेफ्ट ये वाला, तो उसकी करंट डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? वो वेस्ट हो जाएंगी। और अगर वो राइट की तरफ मुड़ता सो उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। तो यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन की बात की जा रही है। डॉग यानी कुत्ता, सो उसका जो फेमिनिन है, जो मुअन्नस है, वो बिच है यानी कुत्ती, और जो हॉर्स है उसका जो फेमिनिन है वो है मेयर। एमसीक्यू नंबर 13 इज व्हाई पीपल यूज कार। लोग गाड़ी क्यों यूज करते हैं? सब यहाँ पर कहेंगे सर लग्जरीज के लिए बस लोग रखते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर ट्रेवल। लोग इसलिए गाड़ी रखते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी जाए। एमसीक्यू नंबर 14 इज 1/10 ऑफ 90। सो 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 मीन 1 डिवाइडेड बाय 10।
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आ जाएगा 90 से। जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा 0.1, और इसको जब आप 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा 9। एमसीक्यू नंबर 15 इज अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्राइटेरिया है ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट क्राइटेरिया पर। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट क्लॉज दिया गया है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया गया है। अगर यहाँ पर हम बीच में कोई कंजंक्शन यूज करते देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आप सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ नहीं आती सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर लास्ट में। क्यू नंबर 16 इज ही हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बाज़ बच्चे फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है, बाज़ बच्चे फ्रॉम यूज़ करेंगे और बाज़ बच्चे सेंस यूज़ करेंगे। सो आपके लिए ज़रूरी फॉर है, सेंस है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर सेंस यूज़ होगा। सेंस क्यों यूज़ होगा? स्टूडेंट सेंस एक बिगिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता कि वो 3 डेज से नहीं आ रहा, वो 1 साल से नहीं आ रहा, वो 2 साल से नहीं आ रहा, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली फॉर यूज़ करता। सपोज़ करें अगर मैं कहता ही इज़ एब्सेंट ब्लैंक 3 डेज, तो वहाँ पर मैं फॉर यूज़ करता। सर हम कहते हैं ना इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ने हम क्यों नहीं कहते फॉर रहने? फॉर रहने का हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया। तो यहाँ पर चूंकि अगेन वही बात है, हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया, घंटे नहीं दिए गए, दिन नहीं दिए गए, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर सेंस का यूज करें। एमसीक्यू नंबर 17 इज दिस इज ब्लैंक मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ पर तो हम द यूज नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने द आर्टिकल ही यूज करना है। अब अगर सपोज करें यहाँ पर बुक का नाम तो नहीं लिया गया ना, अब अगर आप मेरे पास होती एकेडमी में और मैं रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बुक उठाता और आपको दिखाता कि बेटा दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, तो क्या वहां पर मैं ए लगाता कि दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक? नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा करता कि बेटा दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अगर मैं कहता नॉवल परल के बारे में कि बेटा दिस इज द मोस्ट, सो वहां पर मैं कोई स्पेसिफिक बुक बता रहा होता। यहाँ पर चूंकि बुक का नाम नहीं बताया गया, बट फिर भी ये जो एमसीक्यूज है ये कोई स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा कर रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।